नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की शिवसेना की। शिवसेना के प्रति पूरे देश में फरवरी 2019 में सरकार बनी थी। उससे पहले चुनाव हुआ था। लंबे समय तक आप सबको याद होगा कि लंबे समय तक शिवसेना इस बात पर अड़ी रही थी सरकार किसकी बनेगी, और चुनाव इतना लंबा खिंच गया था कि लोगों को लगने लगा था कि अब प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगेगा, क्योंकि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं हो पा रहा था। जबकि प्री पोल अलायंस था। प्री पोल अलायंस में ऐसा कहा गया कि तय था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा भी कहा गया कि पहले वो अमित शाह जी से बैठक हुई थी। उस समय अमित शाह जी से बैठक का मतलब मोदी जी से बात होना था। मोदी जी चुनाव प्रचार में भी गए थे, शिवसेना की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी चुनाव प्रचार किया था और भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी किया था। एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में रहेगी और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, और जो मौजूदा मुख्यमंत्री उस समय थे देवेंद्र फडणवीस जी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने रहेंगे। चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी सीटें लेकर 104 सीटें लेकर सत्ता में आने को तैयार थी, और शिवसेना को 54 सीटें मिली। छोटा भाई शिवसेना होते हुए भी, यानी कि कम सीटें, कम परसेंटेज, जीत का परसेंटेज कम, और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बावजूद उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब जाग गए, और ख्वाब इतने जागे कि वो बाला साहब ठाकरे को भूल गए। बाला साहब ठाकरे जो चिमटी से भी सरकार बनाना पसंद नहीं करते थे, उनको भूल गए और उनके साथ सरकार बना ली, जिससे बाला साहब जीवन भर लड़ते रहे। यानी कि वो कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ जीवन भर लड़ते रहे, अंतिम क्षणों तक वो इनसे लड़ते रहे। गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी ने उस समय शिवसेना के टूटकर मन से बनने के बावजूद, जबकि ये कहा गया, कहते थे लोग कि मन से ही जो राज ठाकरे हैं वो असली उत्तराधिकारी हैं, वही पार्टी की पूरी कमान देखते हैं, लेकिन अचानक उद्धव ठाकरे का मतलब प्रेम जाग गया बाला साहब का, और उद्धव ठाकरे को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। बीजेपी ने अपना वचन निभाया और उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ा। उद्धव ठाकरे के ख्वाब बदले तो वो उनके साथ चले गए। कांग्रेस ने परमवीर सिंह को ऊपर बढ़ाया, सचिन वजय को ऊपर बढ़ाया, और एनसीपी ने गृह मंत्रालय ले लिया। ऐसे करके बंटवारे हो गए। उन बंटवारों में एनसीपी और कांग्रेस जिस प्रकार से चली, और एनसीपी और कांग्रेस का मतलब ये था कि मोदी जी के सीधे जो सामने जिनसे वो जीवन भर लड़ रहे थे, इनकी कांग्रेस की एक मैथोलॉजी, तुष्टीकरण की नीति, देश में तोड़ो राज्य करो की जो नीति कांग्रेस की हमेशा से रही, उस नीति से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही, उस नीति के साथ शिवसेना का जाना, मोदी जी को दिया गया वचन तोड़ देना। लोगों ने उस समय भी कहा था कि सरकार तो ये बना रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी ये सरकार तोड़ देंगे, ये फोड़ देंगे। वो लोग प्रकरण बता रहे थे मध्य प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का और तमाम जगहों का, लेकिन उस समय ऐसी कोई बात नहीं आई। हाँ, बीच में उसी समय पर जब सरकार बनने जा रही थी, तो शरद पवार, जिनको वो अपने आप को चाणक्य समझते हैं, नकली चाणक्य मैं कहता हूँ, चाणक्य समझते हैं, शरद पवार ने एक खेल अजित पवार के साथ खेल दिया, और अजित पवार ने कॉन्फिडेंस में देवेंद्र फडणवीस को ले लिया, और देवेंद्र फडणवीस कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने केंद्र को भी एग्री कर लिया। केंद्र ने देवेंद्र फडणवीस जी पर विश्वास कर लिया कि भाई अजित पवार ये संभव है कि आ सकते हैं। लेकिन वो उस समय भी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग थे, उन्होंने उस समय भी कहा था चाहे अजित पवार के साथ सरकार बने, ये सरकार नेचुरल गठबंधन नहीं है, और नेचुरल गठबंधन न होने की वजह से ये सरकार नहीं बननी चाहिए। हालांकि अजित पवार ने धोखा देकर खूब खेल खेला और वो उप मुख्यमंत्री भी बन गए, वो सत्ता में भी आ गए, और सब गिले शिकवे खत्म हो गए। यानी कि शरद पवार ने वो केवल देवेंद्र फडणवीस जी को खेलने के लिए ये सब कुछ किया था। देवेंद्र फडणवीस जी को वो खेल भी गए। ये एक राजनीतिक गच्चा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा गच्चा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर सरकार बनाएगी तो शिवसेना अपने आप खत्म हो जाएगी, शिवसेना की इमेज खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिनके खिलाफ जीवन भर लड़ते रहे और जिनके खिलाफ जीवन भर लड़कर
किसी मुकाम को हासिल किया हो, हिंदुत्व की राजनीति की हो, भारत में तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त की हो, पाकिस्तान परस्तों के ऊपर हमले किए हों, हमले से मतलब पाकिस्तान परस्तों के जो उनके विचार रहे उन पर लगातार प्रहार होता रहा हो, उन विचारों पर बाबरी ढांचा गिराया गया हो, देश में एंशिएंट संस्कृति को दोबारा बढ़ाने के लिए चाहे कम या ज़्यादा बाला साहब ठाकरे लगातार बोलते रहे। और लड़ाई तो शुरू से कांग्रेस और एनसीपी से ही, एनसीपी का मतलब कांग्रेस का ही दूसरा धड़ा था, क्योंकि शरद पवार कांग्रेस तोड़कर आए थे और एनसीपी उन्होंने बनाया था। इसलिए विचारधारा से तो दोनों एक ही हैं, भले ही वो ग्रुप दो अलग अलग हों, और उनके साथ शिवसेना का गठबंधन। तो लोग कह रहे थे कि अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन शरद पवार ने इस बात का गेम खेला कि बीजेपी किसी प्रकार से बैकफुट पर आ जाए। बीजेपी को बैकफुट पर लाने के लिए ये खेल अजित पवार के माध्यम से खेला गया। बीजेपी बैकफुट पर आ भी गई। बीजेपी के समर्थक या देश में जो लोग भी इस राजनीति में इंटरेस्ट रखते थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अच्छा झटका लगा और ये सारी कहानी देवेंद्र फडणवीस जी की नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी की खास बात यह है, और कोई भी पार्टी होती उसमें अनुशासन ऐसा रहता है कि जो नेतृत्व करता है उसके नेतृत्व में ही सब कुछ चलता है। इसलिए ये तो अमित शाह जी की इसमें स्वीकृति रही होगी, और अमित शाह जी की स्वीकृति का मतलब मोदी जी की स्वीकृति रही होगी, और लोकसभा चुनाव उस समय होने ही जा रहा था। तो इसका मतलब ये हो गया, और अमित शाह जी उस समय आर्टिकल 370 उड़ा कर आए थे। कुछ गतिविधियां देश में सीएए और ये वो सब चल ही रहा था। तो ये हुआ कि भाई चाणक्य मतलब नकली चाणक्य जिनको मैं कह रहा हूँ, शरद पवार ने पटकनी दे दी मोदी जी को। और भाई उद्धव ठाकरे तो बच्चे होते हुए, छोटे होते हुए भी मोदी जी जैसे राजनीतिक व्यक्ति को पटकनी दे पाए। सरकार बन गई। सरकार, लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि सरकार बन गई है, इसको मोदी जी गिरा देंगे या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो गिरा देगा। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा प्रयास दोबारा नहीं किया शरद पवार से या अजीत पवार से गोली लेने के बाद। अपने आप समस्याएं आनी शुरू हो गई। परमवीर सिंह सामने आ गया, सचिन वजय सामने आ गया, और फिर पाटिल सामने आ गए, अनिल देशमुख सामने आ गए। फिर आज आपने देखा होगा रश्मि शुक्ला जो डीजीपी हुआ करती थी, रश्मि शुक्ला के पीछे ये लोग पड़ गए। आपने देखा होगा कि उस समय जो की पोस्ट पे था और जिसने भी खोला था ये प्रकरण, जैसे रश्मि शुक्ला एक आईपीएस ऑफिसर ने ये प्रकरण खोला था कि भाई ठीक नहीं है, महाराष्ट्र में ये चल रहा है, तो उनके खिलाफ भी मुकदमे कर दिए गए थे। अर्णब गोस्वामी बोले तो उनके खिलाफ भी मुकदमे कर दिए, कंगना रनावत बोली तो उनके खिलाफ भी मुकदमे कर दिए। कुछ विधायक शिवसेना के बोले कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा, तो उनकी मारपीट कर दी गई। कुछ लोगों ने शिवसेना को सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज कर दिया, तो उनके घर में गुंडे जाकर उनको मारा है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण होते रहे। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आप बाला साहब के पुण्य जो उन्होंने किए होंगे या जो करते रहे वो, या उन्होंने जो त्याग किए वो उनका वो इतने ज़्यादा थे कि जीवन भर चल जाएंगे। बेटा सक्सेशन करेगा तो सब कुछ कर लेगा, बेटे के बाप भी तो कुछ करेंगे। इसलिए ये जो पूरा प्रकरण चला, इस प्रकरण में लोगों ने मोदी जी को हारा हुआ स्वीकार कर लिया। लेकिन मोदी जी की एक खास बात है, मोदी जी की खास बात यह है, जिनको परिचय है, हालांकि पूरे देश को परिचय है, मोदी जी की खास बात यह है कि वो श्री कृष्ण भगवान के मार्ग पर चलते हैं। और श्री कृष्ण भगवान को रण छोड़ भी कहा गया। रण छोड़ से मतलब यह है कि अगर रण में युद्ध करते समय 2 कदम पीछे बढ़ना पड़े और ये लगे कि अब हम फंस गए हैं और ख़त्म हो जाएंगे या समस्या में आ जाएंगे, तो फिर रणभूमि छोड़ी भी जा सकती है। लेकिन रणभूमि छोड़ने का मतलब हारना नहीं, रणभूमि छोड़ने का मतलब सामने वाले को विजेता मान नहीं लेना। फिर से तैयारी की जाएगी और सही से युद्ध लड़ा जाएगा। हो सकता है इस बार रणनीति में कुछ समस्या रहेगी। दूसरा ये भी है कि मोदी जी अपनी हवा में पतंग उड़ाते हैं। मोदी जी कभी भी आप जो जिन लोगों ने भी चाल बिछा रखी होती है, जिनने जाल बिछाया होता है, उन पर कभी मोदी जी प्रहार नहीं करते। अगर करने लायक है तो करेंगे, नहीं तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, मोदी जी का लंबा इतिहास है। इंतज़ार करते हैं और जब परिस्थिति अनुकूल मिलेगी तो उस समय उसको दबाकर समाप्त कर देंगे।
ये राजनीति चाहे पाकिस्तान के प्रति रही हो और ये राजनीति चाहे किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति रही हो। आपने नीतीश कुमार का प्रकरण देखा ही होगा, कैसे नीतीश कुमार उस समय प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बीजेपी से विद्रोह कर गए थे और ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार चले गए तो बहुत समस्या हो जाए, वो लालू के साथ गए और लालू के साथ जो समस्याएं उनको आई बाद में लौटकर वो आ ही गए। आप उसके अलावा पंजाब का प्रकरण देख लीजिए, अकाली ने बड़ी आंखें दिखाई लेकिन अकाली भी लगभग समाप्त तो होता दिखाई दिया और शिवसेना ने ये कुछ भी किया। तो ये पूरा आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार से पठानकोट होता है, पुलवामा होता है, तो दुनिया भर के देश भर का जो सोशल मीडिया पर हिंदुत्व का ऐसा लगता है माँ के पेट से ही वो भगवा लेकर पैदा हुए थे और भगवा गाड़ ही देंगे। 800 वर्षों, 900 वर्षों, 1000 वर्ष की गुलामी भी ऐसा उनको लगता है कि 8 साल में मोदी जी समाप्त कर देंगे और नहीं करते तो वो बेकार व्यक्ति हैं, नहीं करते तो वो काबिल नहीं है, नहीं करते तो वो जिहादियों के साथ हो गए, ऐसा लोग घोषणा करने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर लिखने वाले आपको मिल जाएंगे जो लिखते हैं। लेकिन मोदी जी की खास बात है उस सारी क्रिटिसाइजेशन के बावजूद वो इंतज़ार करते हैं कि कब अनुकूल परिस्थिति आएगी, क्योंकि हारने के लिए नहीं करना, जीतने के लिए करना। जीतने से मतलब अगर रणनीति में आपको पटकौनी देनी है, उसको परास्त करना है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब मेरा मौका लगेगा तभी हम दांव चलेंगे, नहीं तो दूसरे के दांव में जबरदस्ती जोश में होश खोकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जबरदस्ती जोश खोकर हम लड़ेंगे नहीं। इसलिए जोश ठीक है लेकिन होश में रहना ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए कम जोश में भी होश रहे तो आप जीत सकते हैं। ऐसी परिस्थिति आती ही रहती। अब महाराष्ट्र की परिस्थिति जो आई शिवसेना लगातार ये आपने देखा होगा, ड्रग्स वाला मामला था जो सामने आया, आपने बहुत सारे प्रकरण देखे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार स्वयं यानी कि शिवसेना स्वयं अपने ही फंदे में फंसती चली गई। एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार थे और ट्रू रूप में शिवसेना वही कहे जाते थे राज ठाकरे के जाने के बाद, और एकनाथ शिंदे जो नेता विधान दल भी बने और उनको जिस प्रकार से अभी जो विधान परिषद का चुनाव हुआ या फिर राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें जिस प्रकार उनको अलग रखा गया, जिस प्रकार उनकी बेइज्जतियां की गई। इतना बड़ा नेता था जो पूरी शिवसेना के विधायक दल का नेता होने का मतलब सभी विधायकों के संपर्क में होना, सभी विधायकों को सेटिस्फाई करना। लेकिन ये तो पक्की बात है कि समाज शिवसेना के बारे में कहने लगा था कि आपने वो सब बेच खाया जो कुछ भी बाला साहब ने बनाकर रखा था। अब शिवसेना के वही राज ठाकरे जो बात करने को विधायकों से तैयार नहीं थे, मंत्रियों से बात करने को तैयार नहीं थे, और वो यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा रहे थे और बेबी पेंगुइन को सब जगह आगे किए हुए थे। उनको लग रहा था कि मैं इसको अच्छा कुशल राजनीतिक बना दूंगा तो वो समस्या कम से कम मेरे सामने नहीं आएगी जो समस्या राज ठाकरे के होते हुए मेरे सामने आई थी, बाला साहब के सामने आई थी। तो उनको लगा कि मैं जल्दी इसको तैयार कर दूंगा। जल्दी तैयार करने के चक्कर में जो बहुत विश्वास पात्र थे उन विश्वास पात्रों का विश्वास खत्म होता चला गया। एकनाथ शिंदे जो वाकई में अपना खून भी शिवसेना के लिए देने को तैयार थे और किसी भी हद तक शिवसेना के लिए काम करने को तैयार थे, ऐसा प्रतिरूप उनको देखा जाता था शिवसेना का। अगर सही रूप देखना है तो एकनाथ शिंदे में देखो। एकनाथ शिंदे ने जब सरकार बनी थी तब भी ये कहा था कि ये सही नेचुरल गठबंधन नहीं है। तब उद्धव ठाकरे को लगा कि ये बीजेपी इनके पीछे है और बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन साथ में रखना था, इसलिए आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ा दिया। आदित्य ठाकरे निर्णायक भूमिका में आ गए और उद्धव ठाकरे अब अपने आप को बाला साहब की पोजीशन में लाना चाहते थे कि मैं बाला साहब ठाकरे बन जाऊंगा और उद्धव ठाकरे बन जाएंगे अब आदित्य ठाकरे। लेकिन बाला साहब की खास बात ये थी कि वो अपनी हिंदुत्व के मुद्दे से नहीं हटे कभी। उन्होंने सरकार बनी या ना बनी, सरकार बन पाई या ना बन पाई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो अपने मुद्दे से नहीं हटे। अपनी जो उनकी फिलॉसफी थी उस फिलॉसफी से टस से मस नहीं हुए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो कमाई हुई वो फिलॉसफी ही, वो विचारधारा ही कांग्रेस और एनसीपी को दे दी। इसलिए
विधायकों के बीच में जो नाराजगी थी, मंत्रियों के बीच में जो नाराजगी थी, वो नाराजगी इतनी बढ़ गई कि वो उद्धव ठाकरे का ही विरोध करने पर मजबूर हो गए। अब कहा जाता है CR पाटिल ने मदद की सूरत ले जाने में और वहाँ से गुवाहाटी ले जाने में भी मदद की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई ये उनके मन का काम है, ये उनके अंदर की अंदरूनी बात है। लेकिन मैं जहाँ तक मोदी जी को जानता हूँ, उनके स्वभाव को जानता हूँ, वो ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं उनके रहते हुए, ईश्वर उनका साथ देता है और ईश्वर उनका साथ कुछ ऐसा देता है कि परिस्थितियाँ अपने आप बनती हैं। तो पहली बात तो यह है कि मोदी जी छोड़ते नहीं हैं और परिस्थितियां अनुकूल आ जाती हैं। अब वो परिस्थितियां सारी बन गई हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। लेकिन उस समय अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो शिवसेना जीवित रहती। लेकिन अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है इन परिस्थितियों में, तो फिर ये निश्चित है कि शिवसेना खत्म हो जाएगी, शिवसेना अपना अस्तित्व समाप्त कर लेगी। शिवसेना का जो पोजीशन है वो पोजीशन अब नहीं रहेगी। मैं कहता हूं कि शिवसेना को ही शिवसेना की शुभकामनाएं देना होगा, क्योंकि अब असली शिवसेना कौन सी है इसका प्रश्न छिड़ जाएगा। असली शिवसेना कौन? जैसे आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में असली समाजवादी पार्टी कौन? तो उस समय बेटा जीत गया था, बाप जिसने पार्टी सींच कर बड़ी की थी वो हार गया था और वो वेंटिलेशन पर चले गए। मुलायम सिंह यादव, उनके जो भाई जो लगातार मशक्कत करते रहे शिवपाल जी, उनको भी अलग कर दिया गया, उनकी भी वो कर दी। लेकिन बात ये आती है कि ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? ऐसे कि अखिलेश यादव ने जो मुगलिया विचारधारा है औरंगजेब वाली, वो नहीं छोड़ी। शाहजहां को जेल में डालने से वो पीछे नहीं हटा। तो वोट बैंक भी उनका शाहजहां का वंशज ही है, शाहजहां का फॉलोवर है, औरंगजेब का फॉलोवर है, इसलिए वो वहां पर टिक पाए। लेकिन शिवसेना में उद्धव ठाकरे का जो फॉलोवर है, वो फॉलोवर तो ऑलरेडी नाराज था। उनका जो विधायक था, जिस विचार से वो आया था, वो तो ऑलरेडी नाराज था। उसका विचार तो केवल बीजेपी से मिलता था। इसलिए इन परिस्थितियों में जब कहा जाए कि जब एकनाथ शिंदे जी ये कह रहे हैं कि मैं ओरिजिनल शिवसेना हूँ, राज्यपाल को उन्होंने पत्र भेज दिया कि मैं ओरिजिनल शिवसेना हूँ, कोई भी विधायक दल की नेता और विधायक दल का नेता भी मैं ही हूँ, तो निर्णय अगर कोई होगा तो विधायक दल के नेता के थ्रू आना चाहिए, ना कि मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता तो है नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री या शिवसेना कोई पत्र कैसे दे सकती है? विधायक दल चुनता है और मेरे पास 40 विधायक हैं। 40 विधायक होते हुए मेरी टोटल संख्या बनती है वो 160 के लगभग बनती है, जबकि 145 ही तो चाहिए और 160 बनती है और उधर 130 रह गई और उनके पास उद्धव ठाकरे के पास 54 में से 17 रह गए, बाकी के सब इनके साथ आ गए। तो फिर ऐसी परिस्थिति में अब लड़ाई ये होने वाली है असली शिवसेना कौन। और उद्धव ठाकरे को ये बात समझ में आ गई कि अब असली शिवसेना का जब काम चलेगा तो शिवसेना का सिंबल हमको नहीं मिलने वाला, क्योंकि विधायक दल के नेता तो वो हैं और जमीन भी खसक चुकी है, जो फॉलोवर हैं वो भी खसक चुके हैं, क्योंकि बहुत नाराज फॉलोवर था, शिवसैनिक बहुत नाराज था। अब थोड़े बहुत तो उनके शुभचिंतक होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शिव सैनिक जो हकीकत में बाला साहब का फॉलोवर है, जो हिंदुत्व की राजनीति, जो भारत की राजनीति, जो देश की देसी राजनीति करने वाला था, वो तो बीजेपी माइंडेड शिवसेना में था। इसलिए ये अगर ये भी संभव है कि एकनाथ शिंदे विलय कर दें, जो शिवसेना पहले घोषित हो उसका विलय हो जाए भारतीय जनता पार्टी में, और शिवसेना जो अपने आप को शिवसेना उद्धव ठाकरे कहते हैं वो जड़ से समाप्त हो जाए। फिर कैसे उभरेंगे? क्योंकि मैंडेट तो मोदी जी के नाम से लेकर आए थे पहले। अब उनका अपना मैंडेट और जो कुछ भी उनका अपना मैंडेट जो बाला साहब पैदा करके गए थे या कुछ शुभ पुण्य छोड़ गए थे, वो भी आपने सब खर्च कर लिया कांग्रेस और एनसीपी के साथ। इसलिए मोदी जी के बारे में समझना चाहिए कि परमात्मा उनका साथ देता है, पहली बात, परिस्थितियां ईश्वर बना कर देता है, और वो शत्रुहंता हैं। शत्रुहंता से मतलब जो शत्रु सामने खड़ा होता है वो उसका विनाश हो जाता है, अपने आप भी विनाश हो जाता है, वो एक्टिव हो या ना हो। दूसरी बात ये भी है कि जैसे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान लगातार नित्य नए नए प्रयास कर रहा था, नए नए विचार कर रहा था, मोदी जी को फांसने की कोशिश कर रहा था, तो मोदी जी के सत्ता में आते ही पाकिस्तान का विनाश एटलीस्ट शुरू हो गया। उसके अलावा चीन देश के प्रति सोच रहा था, चूंकि ये शत्रुहंता है, चीन की भी दशा इकोनॉमी खराब हो गई। नेपाल ने भारत के खिलाफ सोचा तो नेपाल की भी दशा आप देख रहे हैं क्या हो गई। और इसी प्रकार से श्रीलंका जो सोच रहा था, श्रीलंका में भी किस प्रकार से स्थिति बनी।
जिसने जिसने मोदी जी के बारे में यानी कि भारत के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में सोचा, वो या तो स्वतः समाप्त हो रहा है और या फिर फाइनली वो मोदी जी के पाले में आ रहा है। इसलिए शत्रुओं को छोड़ना नहीं, और छोड़ दिया तो अपने आप विनाश। इसको शत्रुघ्नता योग कहते हैं। इसको सनातन में हम ये कहते हैं कि ये पुण्य का कुछ अच्छा प्रभाव है, जिसका ये प्रभाव है, उससे ये सब चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।